रिया इस समय अपने हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की बॉल लेके खड़ी हैं और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, दिखाओ बेटा ऊपर, कि इस बॉल में कुछ दाल के कण घुसाए गए हैं। और जैसा सब लोग समझ गए होंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा परमाणु मॉडल? जे थॉमसन। वेरी गुड। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल का क्या नाम था? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। और जे थॉमसन ने ये बताया था कि उन्होंने कहा कि परमाणु एक ठोस गोले की तरह है, पूरा धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूजे में बीज धसे रहते हैं। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया तो जो उनका अल्फा पार्टिकल वाला प्रयोग था वो उन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया जो रदरफोर्ड ने देखी थी, क्योंकि जे थॉमसन ने कहा कि ये ठोस गोला है, मगर अल्फा पार्टिकल तो वापस आ गए थे, अब आर पार निकल गए थे। तो अगर परमाणु ठोस होता तो आर पार कैसे निकल गए, है ना। दूसरी बात, वापस लौट आए। क्यों वापस लौट आए, इसके बारे में जे थॉमसन अर्थात उन्होंने नाभिक के बारे में कोई भी व्याख्या वो नहीं कर पाए, इसलिए जे थॉमसन का परमाणु मॉडल सर्वमान्य नहीं हो पाया। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों, आज हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल जो कि धनावेशित कण थे उनकी बम्बार्डिंग करी, और आइए हम देखते हैं कि उन्हें क्या रिजल्ट मिला होगा। आयुष, स्टार्ट करिए। आपने क्या देखा? एक लोग बताओ, सब एक साथ नहीं। कुछ कण हमारे पास आ गए, हाँ, कुछ कण बगल से निकले और कुछ कण जो पीछे उससे निकले, उससे वापस चले गए, अंदर चले गए ना। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, पहला केस जिसमें कि अल्फा पार्टिकल पार करके निकल गए, अर्थात कि परमाणु अधिकांश जगहों पर खोखला था, खाली स्थान था, तभी तो वो पार होके निकल गए। कुछ को हमने देखा कि वो टकरा के वापस आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सेंटर है, इस पन्नी का जो सेंटर था, वहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ धनावेशित कण मौजूद रहे होंगे जिन्होंने अल्फा पार्टिकल जो कि पहले से धनावेशित थे उनको वापस भेज दिया, और कुछ थे जो कि साइड से निकल गए, वो भी प्रतिकर्षित होते हुए और परमाणु के द्रव्यमान के कारण से साइड से निकल गए। ठीक है, तो इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है जो रदरफोर्ड ने 3 बात बताई थी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक पर होता है और धनावेशित होता है, धनावेशित कणों का बना हुआ होता है, और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, और क्या इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काटता है तो चक्कर काटते काटते उसकी ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए, उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस बात की रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर पाए। इसी वजह से उनके परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थीं, लेकिन ये एक माइलस्टोन भी था, एक मील का पत्थर था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने बाद के समय में नील्स बोर को बहुत मदद दी, जिनके परमाणु मॉडल को आज भी बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रयोग से आपको समझ में आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थैंक यू। तो आइए हम सब नील बोर का परमाणु मॉडल एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बच्चा खड़ा है जिसका नाम पुतू है। इस समय ये हमारे लिए नाभिक यानी न्यूक्लियस का रोल कर रहे हैं, और उनके सामने विपिन खड़े हैं जो एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमेंगे, जैसा कि रदरफोर्ड की कल्पना अनुसार था। इस वृत्ताकार मार्ग पे घूमते घूमते क्या होगा हम देखते हैं। विपिन, स्टार्ट करो। उल्टा नहीं, इधर घूमो। हाँ ठीक है, ठीक, चलो स्टार्ट करो। हम देख रहे हैं कि लगातार इनकी कक्षा छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और अंततः ये नाभिक में जाके
गिर पड़े, अर्थात कि पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा रदरफोर्ड के मॉडल से समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार मार्ग पे घूमते घूमते एक दिन, चूंकि उस पे धनावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, नाभिक पे धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, दोनों के बीच में आकर्षण भी होगा और एक वृत्ताकार पे मार्ग पे घूमते घूमते इनकी ऊर्जा अंततः समाप्त हो जाएगी और ये नाभिक में गिर जाएंगे, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में संशोधन प्रस्तुत किया था। अब हमने नील बोर के परमाणु मॉडल को गतिविधि के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सेंटर में पुतु खड़े हैं जो कि न्यूक्लियस का कार्य कर रहे हैं और दो कक्षाएं हैं। एक अंदर की कक्षा है जिसको हमारी छात्राओं ने बनाया है और बाहर की कक्षा को हमारे छात्रों ने बनाया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हुए स्थिर रहते हैं, इसको समझेंगे। स्टार्ट करिए। एक ही दिशा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी स्थान पर नहीं होते, बल्कि परमाणु में उनकी निश्चित कक्षाएं होती हैं और जो अंदर की कक्षा होती है उनकी जो नाभिक के नज़दीक हैं उनकी ऊर्जा कम होती है और जो बाहर की कक्षाओं में स्थित होते हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तथा नील्स बोर ने यह भी बताया कि इनके मध्य में क्वांटम संतुलन होता है। अर्थात क्वांटम संतुलन का अर्थ होता है कि जब यह इस मार्ग पर घूमते हैं उस वक्त जो वृत्ताकार मार्ग पे अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल इनकी अत्यधिक तीव्र गति के कारण एक अपकेंद्रीय बल पैदा होता है और वो इनके स्वाभाविक आकर्षण को संतुलित करने का कार्य करता है, जिससे ये नाभिक में जाके गिरते नहीं हैं। और जो अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, बाहर के कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर जाता है, रिया आप बाहर की कक्षा में जाइए, अरमान तुम अंदर की कक्षा में आओ। जैसा मैंने देखा कि रिया अंदर की कक्षा से बाहर में गई तो इन्हें ऊर्जा अवशोषित करनी होगी और अरमान जो कि ज़्यादा ऊर्जा के थे अंदर की कक्षा में आए तो इनकी ऊर्जा मुक्त होगी। इस तरीके से नील्स बोर ने परमाणु मॉडल की व्याख्या करी जो कि सर्वमान्य सिद्ध हुआ। बाद में हम देखेंगे कि इनकी क्या कमियां थीं और उनमें क्या सुधार किए गए। धन्यवाद।